हरि ओम इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि दोपहर 2:42 तक, तत्पश्चात 10वीं तिथि विक्रमी संवत 2082। आप सभी का पथिक संदेश लेख पाठन अभियान में स्वागत है। आज हम जिस लेख की चर्चा करने वाले हैं उसका पहला अंश हमने पिछले एक अंक में कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि जो वैज्ञानिक शोध आया है अद्यतन, उसमें ये बताया गया है कि 2050 तक पंजाब का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। उसमें काफ़ी चीज़ें हमने चर्चा रखी थी कि इसमें हम लोगों की बहुत सारी कमियां हैं, सरकारों के चेतने की भी ज़रूरत है, हमारी जो कृषि से संबंधित जो नीतियां हैं उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज उसका ही दूसरा अंश है। आज उसका समाधान भी इस पत्रिका ने बताया है। उसी के आगे की बात हम करेंगे। समाधान क्या है? प्रकृति के पास समाधान पहले से ही मौजूद था, वो तो हमने कुछ स्थितियां बिगाड़ी, अन्यथा प्रकृति के पास तो समाधान है। पर्यावरण की भारतीय अवधारणा ग्लोबल वार्मिंग का समाधान, आज उस पर चर्चा करेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये तापमान में इतनी भारी वृद्धि होने वाली है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ऐसा संभव है कि कई सारे जो राष्ट्र हैं वो पानी के अंदर जलमग्न हो जाने वाले हैं। जैसे काफ़ी हिस्सा इंडोनेशिया का, बांग्लादेश का, ऐसे ही तटवर्ती कई देश, कई राज्य ऐसे जो हैं वो जलमग्न हो सकते हैं, कारण ग्लोबल वार्मिंग। उसका उपाय क्या है? तो आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय अवधारणा में उसके क्या उपाय हैं। यानी हमारी जो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसके सापेक्ष अगर हम रहेंगे तो प्रकृति से प्रेम के साथ साथ उसके संवर्धन की भी बात करती है। पहले लेख पढ़ते हैं, फिर उस पर आगे चर्चा करेंगे। सन 1901 में लंदन में रॉयल सोसाइटी में एक सार्वजनिक प्रदर्शन में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने एक क्रेस्कोग्राफ का उपयोग करके दिखाया और सिद्ध किया कि पौधे का कोई हिस्सा जहर के घोल के संपर्क में आता है तो वह उससे दूर जाने के लिए हिलता है। पौधों में भी जानवरों और मनुष्यों की तरह जीवन होता है। पौधों में भी भावनाएं और उत्तेजनाएं होती हैं। ये कोई नया कुछ खोज के नया चीज़ लेके आए जगदीश चंद्र बसु, निस्संदेह पश्चिमी जगत के लिए बहुत नया चीज़ था कि अच्छा, पौधों में भी जीवन हो सकता है, जिसके लिए उन्हें, अगर मुझे सही ध्यान में है तो उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और वास्तव में उन्होंने जो वो खोज की थी उसमें उनको ध्यान में आया कि उनकी माताजी के कुछ संस्मरण उनको ध्यान में आए कि उनकी माताजी उनको बताती थी कि देखो, पेड़ों के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, इस समय उनसे व्यवहार करना चाहिए, शाम को नहीं छूना चाहिए, उन पे भी जीवन होता है। ये उनके मन में बैठी थी। फिर उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग करके उसको सिद्ध किया। ऐसे ही जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मासारू एमोटो ने अपने शोध के माध्यम से पाया कि पानी के अणु हमारे विचारों, शब्दों और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। यदि हम पानी की तरफ प्यार से देखते हैं तो उसमें सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, और यदि घूर कर देखते हैं तो नकारात्मक। पानी भी बुद्धिमान है, उसमें भी स्मृति है। संपूर्ण सृष्टि जिस चेतना के से अनुप्राणित है, पानी भी उसी चेतना से अनुप्राणित है।
भक्त नामदेव जी भगवान को भोग लगाने के बाद रोटी खा रहे थे। एक कुत्ता आया और उनकी थाली में से एक रोटी उठाकर भाग गया। लोगों ने देखा कि भक्त जी घी का कटोरा लेकर कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु रोटी सूखी है, सूखी रोटी मत खाना, थोड़ा घी भी लगाते जाना। भक्त जी ने 72 बार भगवान के दर्शन किए। ये एक बार की बात है। ऐसे ही अन्य अनेक अनेक स्थानों पर अनेक अनेक प्रसंगों में 72 बार भक्त नामदेव जी ने भगवान के दर्शन किए। उनकी दृष्टि थी कण कण में भगवान हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पर्यावरण के प्रति नजरिया बदलेगा तो नज़ारे भी बदल जाएंगे। पर्यावरण को लेकर विश्व की सभी चिंताओं का समाधान भारतीय विचार में है। आवश्यकता है कि भारतीय विचार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार किया जाए और जीवन में आत्मसात किया जाए। पर्यावरण के सभी घटकों के प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित हो जाने से आचरण भी पर्यावरण अनुकूल हो जाएगा। पर्यावरण अनुकूल आदतें अर्थात पर्यावरण पोषक जीवन शैली ही एकमात्र समाधान है। सामाजिक चेतना के बिना किसी भी तरह का परिवर्तन असंभव है। जन क्रांति के लिए सामाजिक चेतना का जागृत होना आवश्यक है और यह तभी संभव हो सकता है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्व का ज्ञान हो। सामाजिक चेतना किसी भी आंदोलन का आधार है। पर्यावरण संरक्षण को एक सामाजिक आंदोलन का रूप देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में चेतना का संचार करना पड़ेगा ताकि वह प्रकृति एवं स्वयं को एक समान जाने। प्रकृति के जितने भी घटक हैं, जितने भी रूप हैं, उन सबको अपने समान समझें। जो समाज समय के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित नहीं करता पर वर्तमान की आवश्यकताओं के प्रति सचेत नहीं रहता, वह समाप्त हो जाता है। समाज को यह सोचना होगा कि जीवित रहने के लिए, श्वास लेने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमें सर्वप्रथम पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, अन्यथा किसी भी प्रकार के विनाश के लिए तैयार रहना चाहिए, रहना होगा। ये लेख जो लिखा है ये प्रवीण कुमार जी हैं, पंजाब प्रांत के संयोजक, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि हरियावल पंजाब। ये उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने सही अर्थों में जो बात रखी वो कहा कि भाई ये हम सबका उत्तरदायित्व है और उसको प्रेरित करने के लिए भी हमारी जो संस्कृति है, जो प्रकृति को अनेक रूपों में पूजती है, सभी नदियों को, जैसे उन्होंने कहा कि पानी, एक जापानी वैज्ञानिक ने जल में वो गुण देखे कि सकारात्मकता और नकारात्मकता वाले। जगदीश चंद्र बसु जी की बात कही। तो हमारे जो समाज में हैं, हम देवी देवताओं को भी प्रकृति के स्वरूप में अनेक जो पेड़ हैं, यह पेड़ इन देवताओं के लिए, जैसे पीपल का पेड़ है, वो तो सभी देवताओं का वास है, ये मानकर हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तुलसी माता मानकर उनकी पूजा करते हैं। हरड़, पीपल, बहेड़ा, बड़े सारे पेड़ हैं, आंवला, जिनका पूजा पाठ में महत्व है, बरगद। और इसी संस्कृति को अगर पूरा विश्व अपनाने लगे तो क्या ये पर्यावरण संरक्षण की जो बात है ये एक आसान बात नहीं हो जाएगी? सारा विश्व यदि सनातन संस्कृति के अनुरूप प्रकृति से सहचार करते हुए आगे बढ़े तो कितना अच्छा होगा। इसी पत्रिका में कुछ शायरों की दृष्टि में पर्यावरण का कैसा उन्होंने वो लिखा था, तो अलग अलग शायरों की दो पंक्तियाँ इसमें लिखी हुई है। मैं उन पंक्तियों को भी पढ़ना चाहूँगा। किसी दरख्त से सीखो सलीका जीने का, किसी दरख्त से सीखो सलीका जीने का, जो धूप छाँव से रिश्ता बनाए रहता है। धूप छाँव से रिश्ता बनाए रहता है तो आप दरख्त से सीखो, यानी कि सुख और दुख आते हैं,
उनसे समान रिश्ता बनाया जा सकता है। लिखा है अतुल अजनबी ने। इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। ये लिखा है अजहर इनायती ने। शहर क्या देखें कि हर मंजर में जाले पड़ गए, शहर क्या देखें कि हर मंजर में जाले पड़ गए, ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। ये लिखा है राहत इंदौरी ने। हमारे लिए तो सब पूजनीय हैं, सब ने अपने अपने स्तर पर अच्छा काम किया है, तो सबको अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। बशीर बद्र ने ये पंक्तियाँ लिखी। यानी हमारा जो दृष्टिकोण है वो समावेशी दृष्टिकोण है, और हमें ही इन पर्यावरण से संबंधित जो भी चिंताएं हैं उन पर विचार भी करना है, उन पर कार्य भी करना है। पूरे भारतवर्ष के स्तर पर एक इको मित्र करके एक अभियान चला हुआ है, जिसमें सर्वेक्षण भी किया जा रहा है तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी उसमें आप लोग सहभाग कर सकते हैं। और आग्रह है सभी लोग उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। इको मित्रम ऐप डाउनलोड करके उसमें एक पेड़ के साथ आपने एक पेड़ लगाएंगे। जैसे माता के नाम एक पेड़ ये अभियान चला, वैसे ही एक पेड़ लगा के उसके साथ अपनी सेल्फी खींच के उसमें अपलोड करनी है। फिर कुछ प्रश्नोत्तरी उसमें आएगी, उसके प्रश्नोत्तर आपने उसमें प्रतिभाग करना है। फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, उस सर्टिफिकेट को आपने अपने पास रखना है कि मैं भी पर्यावरण मित्र हूँ। जिन जिन को भी ये संदेश पहुँचता है उनसे अनुरोध है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान लाने के लिए ये जो अभियान है इस पर सभी का पार्टिसिपेशन करवाएं। इसका लाभ ये है कि जब प्रश्नोत्तरी में मान गए कि उनको उत्तर नहीं आता, परंतु जब वो प्रयास करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ये प्रश्न है, यानी वो प्रकृति के से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसके बारे में उनको जानकारी होगी। तो ये जागरूकता फैलाने का एक कार्यक्रम है, साथ ही सबको प्रेरित करने का कि आप पेड़ लगाएं। आज बड़े युद्ध स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी संस्थाएं और अन्य सामाजिक संस्थाएं भी यही समय है जो वर्षा ऋतु का समय है, वर्षा काल, इसमें पेड़ों का लगाने का बड़ा अभियान चला हुआ है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें और पर्यावरण के प्रति स्वयं जागरूक रहें, अन्य लोगों को भी जागरूक करें। किसी और अंक के साथ आप लोगों के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद। जय जय श्री राम।